हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो बेसिकली यार मैं लेक्चर नंबर 3 आज कंप्लीट कर चुका हूँ। 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं लॉज ऑफ मोशन के। आज मैंने लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया है, मतलब कवर किया है, और बहुत ही डिटेल में कराया है और बहुत सारे सवालों के साथ कराया है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत बढ़िया तरीके से रिकॉर्डिंग की है। आप बहुत बढ़िया तरीके से देखना, बढ़िया मुंह हाथ धो के फ्रेश होके इस लेक्चर को देखना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपसे सवाल भी बनेंगे। तो मिलते हैं इस लेक्चर के एंड में। तो हो सकता है आपको ये लेक्चर पसंद आए लाइक वाइक कर देना। चलिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो बेसिकली यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में क्या कवर किया था? मैंने कहा मेरे भाई हमने कवर किया था, सवाल देखे थे इक्विलिब्रियम पे, वेज पे सवाल देखे थे, पुली पे सवाल देखे थे और इक्विलिब्रियम वाले सवाल देखे थे। आज हम एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिसका मैंने लास्ट में फॉर्मूला भी डिराइव कराया था पुली में, ठीक है। और हमने ये लास्ट में पुली की एक कहानी समझी थी कि सर मान लो हमारे पास पुली है, एक मास है M1, एक मास है M2 की वैल्यू M1 से बड़ी है। तो ये कुटर पुटर हमने सॉल्व किया। थोड़ा मैं इसको जरा, हाँ थोड़ा सा, ठीक है, हाँ। तो हमने थोड़ा कुटर पुटर सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद टेंशन की वैल्यू ये आ गई थी। मैंने कहा हाँ यार हमने ये सारी चीजें सॉल्व की थी, ठीक है। तो ये पूरी चीज हमने देखी थी और देखा था टेंशन इस केस में आता था 2M1 M2 बटे M1 प्लस M2। ये सारी चीजें बैक बैक पुरानी बातें हैं, इनको आप भूल जाओ, ठीक है। मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपसे बिना फॉर्मूला रटे सवाल करा के ले जाऊंगा। बोले कैसे ले जाऊंगा? मैंने कहा जैसे आज मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, जैसे आप एक सवाल से समझना। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आपको इसको नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसमें ये था कि एक मास M1 है, एक मास M2 है। M1 M2 में से कुछ भी भारी हो सकता है, हमें नहीं पता। मान लेते हैं कि M2 भारी है। तो अगर M2 भारी है तो M2 नीचे आएगा, नीचे लगेगा M2G, ऊपर लगेगा टेंशन। क्यों? M2 अगर नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा है, तो बड़ा वाला फोर्स पहले लिखते हैं, फिर छोटा वाला आता है, फिर मास इंटू एक्सलेरेशन। और ये M1 ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला फोर्स हो गया टेंशन, ऊपर टेंशन नीचे M1G बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन। इसको सॉल्व एंड गेट सॉल्व किया और हमने क्या गेट किया? हमने ये गेट किया मेरे भाई, क्या गेट किया? दो, हमने ये गेट किया कि टेंशन आ गया 2M1 M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू जी। अब आज हम लोग बेसिकली एक्सप्लोरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे पुली में, और अब हमारा लेवल धीरे धीरे राइज होता जाएगा। मैंने कहा जैसे एक सवाल से समझना। मैंने कहा क्या सवाल है? मैंने कहा सवाल ये है मेरे भाई, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, मैंने कहा क्या बोल दूं, कि हमारे पास इस प्रकार से एक पुली है। मैं सवाल नोट करके लाया हूं, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। ये 2 kg है, ठीक है, ये 3 kg है, ठीक है। तो आप मुझे फाइंड फाइंड टेंशन एंड एक्सलरेशन, ये वाले सवाल मुझे आपको कराने थे, बिकॉज ये वाले सवाल मैंने आपको नहीं कराया था। सवाल क्या है? एक 2 kg का मास है, एक 3 kg का मास है, हमें टेंशन और एक्सलरेशन को फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग करेंगे कैसे इस चीज को। मैंने कहा समझना, आपको टेंशन और एक्सलरेशन फाइंड करने, इस प्रकार के सवाल कैसे किए जाते हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, आपको मैंने एफबीडी बनानी सिखाई थी, एफबीडी बना लो। मैंने कहा 3 kg पे नीचे लगेगा 30 न्यूटन का mg। अरे यार 30 न्यूटन का mg फोर्स लगेगा। अच्छा mg 30 कब लग रहा है? जब g की वैल्यू मैं 9.8 की जगह 10 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सवालों में आप g की वैल्यू 10 यूज करना है, इससे कैलकुलेशन आपकी आसान होती है। लेकिन अगर सवाल में उसने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि g की वैल्यू 10 की जगह 9.8 यूज करना, तो आप 9.8 यूज करना। तो mg 30 नहीं आएगा, 30 के करीब आएगा, ठीक है। 28 29 कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा खैर अभी हम लोग सिंपल चलते हैं कि सर 3 kg पे नीचे लगा mg 30 न्यूटन, ऊपर लग गया टेंशन। अच्छा 3 kg और 2 kg में 3 kg भारी है, तो ये मास नीचे आएगा, तो इसका एक्सलरेशन क्या होगा? नीचे होगा। अगर ये नीचे आएगा तो ये 2 kg वाला ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सलरेशन ऊपर होगा, ठीक है। और रस्सी सेम होती है ना, तो एक्सलरेशन भी सेम होता है। इस चीज को आप ऐसे समझो, एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। तो अगर मैं इस वाले मास को आगे खींचूंगा, तो क्योंकि दोनों रस्सी से बंधी हुई है, तो दूसरा भी उसी एक्सलरेशन के साथ आगे जाके आगे खींचता है, तो दोनों बंदों का एक्सलरेशन सेम होगा। तो नीचे लग गया mg 30 का, ऊपर लग गया टेंशन। इस पे बात करें तो इसकी एफबीडी बनाओगे तो सर नीचे लग जाएगा 20 न्यूटन का mg, ऊपर लग जाएगा टेंशन, क्योंकि रस्सी सेम होती है तो टेंशन क्या होता है? सेम होता है। तो अगर मैं इसके लिए क्वेश्चन लिखूं, तो आप बोलोगे ये 3 kg वाले के लिए क्या बोलोगे कि बड़ा वाला फोर्स माइनस का छोटा वाला फोर्स बराबर में मास हो गया 3, एक्सलरेशन हो गया 8। इसके लिए अगर आप बात करोगे 2 kg वाले के लिए, तो 2 kg ऊपर जा रहा है, तो इसमें टेंशन जो ऊपर की ओर लग रही है वो बड़ा है। मैंने कहा हाँ यार टेंशन बड़ा है, ठीक है, लेट मी वेट।
हाँ, तो टेंशन बढ़ा है तो ऊपर वाला फोर्स हो गया टेंशन माइनस नीचे वाला फोर्स हो गया 20 बराबर में मास हो गया 2 इंटू एक्सलरेशन हो गया ए। ये बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। सॉल्व एंड गेट। अब कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने एक काम कर, इनको ऐड कर दे तो टेंशन से टेंशन कटेगा, 30 में से 20 गया 10 बराबर में 5 इंटू ए, तो एक्सलरेशन यहां से आ जाएगा मेरे भाई 2। इस प्रकार से ये सवाल आप करोगे। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो आज की क्लास में हम ऐसे एक दो नहीं भतेड़ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे अगर किसी को थोड़ा ऊंच नीच हो गया है समझने में तो वो इस वाले सवाल से समझो, ठीक है। मैंने कहा जैसे एक और सवाल लेता हूं यहाँ पे। क्या सवाल है? मैंने कहा देखिए, अगर मैं बोल दूं, क्या बोल दूं कि ये 3 kg का मास है, ये 7 kg का मास है। अच्छा, इस सवाल में मैंने आपसे दो चीजें पूछी थी बोलने को, दो चीजें निकालने को बोली थी, टेंशन एक्सलरेशन। सर एक्सलरेशन तो आ गया, टेंशन कैसे निकाले? मैंने कहा एक्सलरेशन की वैल्यू 2 दिख रही है क्या? हाँ, तो अब एक काम करिए, पहली वाली क्वेश्चन में एक्सलरेशन की जगह 2 पुट कर दे तो टेंशन निकल आएगा, तो वो आप निकाल सकते हो। तो एक्सलरेशन निकाल दिया, टेंशन आपका खुद का काम है निकालना। इस वाले में मैं पूरा निकाल के फिर भी बता देता हूँ। देखो ये 3 kg का मास, ये 7 kg का मास, फील आ रही होगी ना कि जो मास भारी है वो नीचे आएगा और जो मास हल्का है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है, ये नीचे आएगा, इसका एक्सलरेशन नीचे होगा, ये हल्का है तो इसका एक्सलरेशन ऊपर होगा। एफबीडी बनाओगे तो नीचे लग जाएगा 70 न्यूटन का फोर्स, ऊपर लग जाएगा टेंशन। इसकी एफबीडी बनाओगे नीचे लग जाएगा 30 न्यूटन का फोर्स, ऊपर लग जाएगा टेंशन। इतना तो समझ आ रहा है ना? अब इस पे फोकस करो, नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा है, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स बराबर मास हो गया 7 इंटू एक्सलरेशन हो गया। ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। इसके लिए अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर में मास हो गया 3 इंटू एक्सलरेशन हो गया ए। अब इस वाले सवाल को आप सिंपली सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप क्या बोलोगे? सर देखो टेंशन से टेंशन कट जाएगा, 70 में से 30 गया 50 है ना? नहीं नहीं नहीं, 70 में से 30 गया 40, 40। तो 70 में से 30 गया 40, टेंशन से टेंशन कटा और 7 3 हो गया 10 इक्वल टू 10 ए। तो ए की वैल्यू आ गई 4। समझ लो ए की वैल्यू कितनी आ गई इस सवाल में? 4। अगर मेरे भाई गौर से समझ, अरे कुछ भी नहीं किया देख, हमें इनको सॉल्व करना था तो हमने टेंशन से टेंशन काट दिए, ऐड कर दिया बेसिकली। मैंने किया क्या है? मैंने किया कुछ नहीं है, इसको सिंपली ऐड कर दिया है। तो जब ऐड किया तो 70 माइनस 30 मैंने किया, तो 70 माइनस 30 हो गया 40, और ये टेंशन से टेंशन कटा इक्वल टू, इसको भी ऐड कर दो 17, 7 प्लस 3 10 है, तो 40 बराबर 10 है, तो 40 बराबर 10 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई 4। अब यार ये तो एक्सलरेशन है, मैंने बोला टेंशन बताओ, तो आप टेंशन के लिए क्या बोलोगे? सर पहली वाली इक्वेशन को पकड़ लो, 70 माइनस टेंशन बराबर 7 है, तो आप क्या बोलोगे? 70 माइनस टेंशन बराबर में 7। सर देखो ये वाली इक्वेशन आपने यहां लिखी, 70 माइनस टेंशन बराबर 7, ए की वैल्यू क्या है? 4, तो ए की जगह पुट कर दो 4, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से टेंशन आप निकाल लोगे। अब इतनी कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी बिकॉज ये बहुत सिंपल चीज है। समझ में आ रहा है इतनी बार? नोट कर लो इसे। अब जैसे ये 4 सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इन चारों सवाल में मुझे आप एक्सलरेशन निकाल के दिखाओ। एक बार आप सेल्फ ट्राई कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे पहला वाला सवाल देखो, ठीक है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो देखो एक्सलरेशन क्या होता है? एक्सलरेशन होता है नेट फोर्स बटे टोटल मास, यानी कि बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स बटे टोटल मास, या फिर बोला जाए खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास। तीनों बात सेम है ना? कि एक बात बता क्या, कि अगर मेरा ये वाला हाथ ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये पेन इधर जाएगा। मैंने कहा नेट फोर्स कितना आएगा? इस हाथ में जो फोर्स लगा है खींचने वाला फोर्स, बड़ा वाला फोर्स, माइनस जो फोर्स पीछे की ओर लग रहा है बट वो कमजोर है, तो ओवरऑल मास आगे जा रहा है, तो रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे। मैंने कहा जैसे आप इस सवाल को समझो, अगर मैं बोलूं इसकी एफबीडी बनाऊं तो नीचे लग जाएगा 60 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अगर आप इसकी एफबीडी बनाओगे सर इसकी, तो सर देखो 4 केजी पे नीचे लगेगा एमजी 40 न्यूटन का, ऊपर लगेगा नॉर्मल। अगर आप इसके एफबीडी बनाओगे तो नीचे लगेगा 40, ऊपर लगेगा नॉर्मल। लेकिन आपको ये बात समझ आ गई होगी कि 40 और नॉर्मल तो सर आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तो उनका तो कोई रोल ही नहीं है, वो फोर्स आपस में बराबर हो गए, कट गए, ठीक है। ये ऊपर 40, ये नीचे 40, नॉर्मल भी तो 40 है, तो कट गया, वो खत्म। तो मतलब ये ऊपर तो उठेगा नहीं हवा में, और ना जमीन में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन में तब घुसता जब 40 नीचे वाला फोर्स mg बड़ा होता, लेकिन mg और नॉर्मल तो बराबर है, तो ना ये हवा में जाएगा ना ये नीचे आएगा।
हमें बात करना है एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन होता है खींचने वाला फोर्स 16 माइनस, सर पीछे की ओर कोई फोर्स लगना चाहिए ना, लेकिन आपने पीछे की ओर तो कोई फोर्स दिखाई नहीं, अबे नहीं दिखाया तो नहीं है, तो इसका मतलब खींचने वाला फोर्स 60 हो गया, रोकने वाला फोर्स 0 हो गया, पीछे की ओर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और टोटल मास क्या हो गया सर 6 kg और 4 kg, तो ओवरऑल 10 kg, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया 6। उम्मीद है आपको पहला वाला सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला देखो, सर नीचे लग जाएगा 70 न्यूटन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप क्या बोलोगे, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास, तो एक्सेलरेशन आ गया 7। सर नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, वो तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर वो तो आपस में बैलेंस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने कहा एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू बी माय पॉइंट। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे ये वाला सवाल और ये वाला सवाल है, तो अब पहले आप ये देखो, तो आप बोलोगे सर देखो इस बार दो दो मास है, मैंने कहा तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, सिंपल चल, नीचे लग गया 50 न्यूटन का फोर्स। अच्छा, ये वाले जो मास है अगर आप इन दोनों को गौर से देखोगे, तो यार पीछे की ओर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो मतलब खींचने वाला 50 है, ठीक है, खींचने वाला फोर्स 50 है, मैंने कहा हाँ, लेकिन रोकने वाला फोर्स तो है ही नहीं ना कोई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन आप क्या लिखोगे, खींचने वाला फोर्स नीचे mg लग रहा है 50 का, माइनस रोकने वाला फोर्स तो है ही नहीं, अरे सर 2 और 3 kg पे पीछे की ओर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, हाँ, बटे टोटल मास, टोटल मास हो गया 5 6 7 8 9 10, एक्सेलरेशन आ गया 5। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल आप क्या बोलोगे, सर नीचे लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, मैंने कहा हाँ, इधर नीचे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, इधर नीचे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास। सर 30 न्यूटन बड़ा फोर्स है, तो नीचे की ओर खींच रहा होगा इस ब्लॉक को, और ये 10 छोटा फोर्स है, तो ये ओवरऑल ऊपर जा रहा है, और ये 3 नीचे आ रहा है, क्योंकि 3 भारी है तो ये नीचे खींच रहा है, और ये रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सक्षम नहीं हो पा रहा क्योंकि थोड़ा कमजोर फोर्स है। मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे खींचने वाला फोर्स 30 माइनस रोकने वाला फोर्स 10 बटे टोटल मास हो गया मेरे भाई 3 और 1 4, तो आप क्या बोलोगे, 30 में से 10 जाएगा, थोड़ा ये दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, हाँ इतना सही है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर खींचने वाला फोर्स 30 रोकने वाला फोर्स 10 बटे टोटल मास हो गया 4, तो 30 में से 10 गया 20, 20 बटे 4 5, तो ये 5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये चारों के चारों सवाल समझ में आएंगे, चारों के चारों आंसर सही है तो कमेंट में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे बच्चों ये तीनों सवाल हैं, अगर मैं इनमें बोलूं कि आप मुझे टेंशन भी बताओ, टेंशन भी बताओ, और आप मुझे एक्सलेरेशन भी बताओ, तो एक्सलेरेशन निकाल लो आप, टेंशन तो आप निकाल ही लोगे, आप पहले एक्सलेरेशन निकालो। मैंने कहा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना, फर्स्ट क्वेश्चन में आप बोलोगे कि सर ये 10 kg है और ये 3 2 5 kg है, तो अगर आप इस पूरे को सिस्टम मानोगे तो ओवरऑल नीचे 5 kg का मास लटका हुआ है, तो नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा 50 न्यूटन का, ठीक है, और ये 10 kg का है तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का, है ना, सॉरी 10 kg का है तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा 100 न्यूटन का। तो एक बात बताओ सर, इसका मतलब ये 10 kg वाला नीचे आएगा और ये 3 और 2 kg वाले मास ऊपर जाएंगे, क्यों, क्योंकि इन पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का जो कि कम है, और इस पे 100 न्यूटन का जो कि ज्यादा है। मैंने कहा तो एक्सेलरेशन आप सिंपली लिख लो यार, बड़ा वाला फोर्स हो गया 100 माइनस छोटा वाला फोर्स हो गया 50 बटे टोटल मास आप क्या बोलोगे, तो 3 2 5 और 5 और 10 हो गया 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 50/15, तो 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, दैट इज 10/3 का एक्सलरेशन आ गया। मैंने कहा 10/3 का एक्सलरेशन आ गया तो बहुत सिंपल बात होगी। मैंने कहा यार अगर मैं बोलूं कि ये टेंशन, इस रस्सी में टेंशन कितना है, तो आप बोलोगे मान लो सर इस वाली रस्सी में टेंशन T1 है, तो T1 तो यहाँ पे भी T1 ही हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो अगर आप 10 kg का एफबीडी बनाओगे तो आप बोलोगे नीचे लग जाएगा 100 न्यूटन का फोर्स, ऊपर लग जाएगा T1, और सर एक बात समझना, ये नीचे आएगा क्योंकि इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये ऊपर जाएगा क्योंकि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये वाला मास भारी है तो ये नीचे आ रहा है, तो इस पे एक्सलरेशन नीचे की ओर है ए, तो इनका एक्सलरेशन ऊपर की ओर है ए। मैंने कहा हाँ, अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर क्योंकि ये भारी है तो ये नीचे की ओर ए एक्सलरेशन के साथ आ रहा है, तो बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स बराबर मास हो गया 10 इंटू में एक्सलरेशन दैट इज 10/3, तो यहाँ से आपका T1 आ जाएगा। T1 आप क्या बोलोगे, 100 माइनस 100/3 बराबर में T1, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100/3 बराबर में आ जाएगा T1, तो ये आ जाएगा 200/3, तो T1 आ गया हमारा 200/3, मतलब ये जो ऊपर रस्सी में टेंशन T1 है ये 200/3 है।
अच्छा बच्चों एक बात समझना, यहाँ पर इस 2 kg वाले मास को आप फोकस करो। 2 kg वाले मास जो है, इधर एक टेंशन हो जाएगी T2। क्यों? क्योंकि सर ये रस्सी अलग अलग है, ये ऊपर वाली रस्सी और ऊपर वाली रस्सी अलग अलग है, और अगर रस्सी अलग अलग होती है तो टेंशन अलग अलग होती है। सर ये तो मुझे सेम ही लग रहा है। अबे नहीं, ऐसा नहीं है, समझना। ये वाली रस्सी अलग है, फिर एक मास टंग गया, और फिर इधर से एक दूसरी रस्सी अटैच है ना। ये सेम रस्सी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये रस्सी इस मास को फाड़ के लटकी हुई है, नहीं नहीं नहीं, ये रस्सी अलग है, तो इसका टेंशन अलग हुआ, और इसका टेंशन हो जाएगा T2, और वो आप खुद निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोलोगे आप? सर हम 2 kg की एफबीडी बना लेते हैं। तो जब हम 2 kg की एफबीडी बनाएंगे, तो आप बोलोगे कि सर नीचे लग जाएगा 20 न्यूटन, ऊपर लग जाएगा टेंशन T2। सर ये ऊपर जाएगा ए एक्सलरेशन के साथ, मैंने कहा हाँ। तो आप बोलोगे बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स बराबर मास हो गया 2 इंटू एक्सलरेशन क्या होगा, इसका भी वही हो जाएगा 10/3। क्यों? सर रस्सी तो अलग अलग है, तो एक्सलरेशन कैसे सेम हो गया? मैंने कहा एक्सलरेशन को इससे मतलब ही नहीं है। एक्सलरेशन क्या बोलता है? तुम भी रस्सी से कनेक्ट हो, हम भी रस्सी से कनेक्ट है, तुम मुझे जितनी ताकत से खींचोगे पीछे वाला भी उतनी ताकत से आगे की ओर फिसलता हुआ जाएगा। तो एक्सलरेशन दोनों का सेम होता है, उसमें आप कभी भी टेंशन मत लेना, यहाँ से आप T2 आराम से निकाल सकते हो। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे आपसे टेंशन निकालने की बात ही नहीं कर रहा था, ये तो बस मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस करा रहा था, रिवाइज करवा रहा था। ठीक है, टेंशन कहीं आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ निकाल सको, लेकिन हमारा मेन मकसद है यहाँ एक्सलरेशन निकालने का। हमारा मेन मकसद है यहाँ पे एक्सलरेशन निकालने का। मैंने कहा ठीक है सर, इस वाले में एक्सलरेशन क्या होगा? मैंने कहा ये तो आप खुद ही निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर देखो नीचे लग जाएगा 100 न्यूटन का फोर्स, इस पे नीचे लग जाएगा 20 न्यूटन का फोर्स। बड़ा है तो आप बोलोगे बड़ा वाला फोर्स, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला हो गया 20 बटे टोटल मास। यहाँ मजेदार है। अब अगर इस सवाल में फ्रिक्शन विक्शन होता तो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता, लेकिन फ्रिक्शन है नहीं, तो ये सवाल बहुत इजी है। तो आप बोलोगे बड़ा वाला फोर्स माइनस, ये सवाल मैं कराऊंगा बट जब फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तब तब और मजा आएगा। जब मैं बोल दूं कि इस जमीन पे फ्रिक्शन भी है तब तो बहुत मजा आएगा, बट अभी के लिए आप ऐसे ही समझो, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास। आप बोलोगे 10 प्लस में 8 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 100 में से 20 या 80 बटे 10 8 18 20। तो ओवरऑल एक्सीलरेशन आ गया मेरे भाई 4। ओके सर, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो कल मैंने आपको ये वाला पुली वाला कंसेप्ट सिखाया था, तो पुली वाला सवाल अगर आप कर ले रहे हो तो आपसे बढ़िया जीनियस कोई नहीं, क्योंकि पुली तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आप बोलोगे सर नीचे लग जाएगा 20 20 kg का मास है ये, और ये 10 kg का मास है, ये 20 ये 10। आप बोलोगे सर देखो नीचे, अगर आप इसको मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आप बोलोगे कि सर, मैंने कहा हाँ, ये 20 kg का है तो नीचे लग जाएगा 200 न्यूटन का फोर्स। मैंने कहा बहुत शानदार। सर ये 10 kg का है, 10 kg का है तो सर इधर लगेगा mg, इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगता था सर mg sin थीटा, इधर लगता था सर mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो आप क्या बोलोगे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m की वैल्यू हो गई 10, g की वैल्यू भी हो गई 10 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये सर एंगल सवाल में 30 डिग्री दे रखा है, तो आप बोलोगे साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। तो सर इस साइड जो फोर्स लग रहा है ना mg sin थीटा, उसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। ओके, उसकी वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करके दिखा देता हूँ। तो अरे भाई हो जा, हाँ अब हुआ जाके। तो आप बोलोगे सर देखो 10 है, मैंने कहा हाँ, तो इस पे इस डायरेक्शन में लगता था mg sin थीटा, आपने कल सिखाया था, मैंने कहा हाँ। तो mg sin थीटा m हो गया 10, g हो गया 10 sin थीटा, तो ओवरऑल 50 न्यूटन। तो अगर मैं बोलूं मेरे बच्चों एक्सलरेशन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? एक्सलरेशन होता था खींचने वाला फोर्स दैट इज 200 माइनस रोकने वाला फोर्स दैट इज 50 बटे टोटल मास हो गया 20 और 10 30। तो ओवरऑल ये हो गया आपका एक्सलरेशन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सलरेशन। कितना हो जाएगा? 150, 150 बटे 30 50, 150 बटे 30 नहीं 5 5 5 का एक्सलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अच्छा, अगर मैं यही सेम सवाल में बोल दूं इस रस्ते में टेंशन बताओ, तो आप टेंशन भी आराम से बता सकते हो। आई गेस मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। आप क्या बोलोगे एक ही लाइन में? सर देखो ये नीचे आ रहे हैं, मैंने कहा हाँ, और अच्छा एक्सलरेशन इसको सॉल्व करके 5 आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन 5 होगा। और ये जो है सर, ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सलरेशन ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इस पे नीचे mg sin थीटा 50 न्यूटन लग रहा है जो कि हल्का फोर्स है, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे मेरे भाई ये भारी है तो ये नीचे आ रहा है, ये हल्का है तो ये ऊपर आ रहा है, ये जो खींच रहा है ना जिस फोर्स के साथ वो कम है,
और ये जिस फोर्स के साथ नीचे खींच रहा है वो ज्यादा है, तो ये वाला मास नीचे आता रहेगा और ये ऊपर सरकता रहेगा क्योंकि दोनों रस्सी से कनेक्टेड है। मैंने कहा बहुत शानदार। अब आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि सर ऊपर लग जाएगा टेंशन। मैंने कहा हाँ, तो टेंशन बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो ऊपर है। तो टेंशन माइनस नीचे 50 लग रहा है बराबर मास हो गया 10 इंटू एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला 5। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, टेंशन से टेंशन जाएगा कट, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, बराबर में 5 ये हो जाएगा हमारा कितना 100 और 5 100 और 5 क्या बोल रहा हूँ मैं, 100 और 50 150 है। ये क्या बकवास है? अबे मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सॉरी यार, मुझे तो टेंशन निकालनी है ना यार, मैं भी अलग ही बंदा हूँ। टेंशन तो 2 मिनट में निकल जाएगी। बोले कैसे? मैंने कहा यार, अरे यार ये करना ही नहीं था हमें, हमें पता है ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो बड़ा वाला फोर्स 200 माइनस छोटा वाला फोर्स, टेंशन हो गया बराबर मास हो गया सर इसका 20, एक्सलेरेशन हो गया 5, खत्म, टेंशन एक लाइन में आ गया। तो 200 माइनस 5 दूनी, इस चीज को इधर ले आओ, 5 दूनी 10 दैट इज 100 बराबर टेंशन। तो टेंशन कितना आ गया 100। तो इस तरीके से आप ये सवाल भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा उलझ गया था, लेकिन हाँ ये कुछ भी नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, तो आराम से टेंशन आ गया। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। देख लीजिए एक बार, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये आपके स्क्रीन पर एक सवाल लिख रखा है, मैंने कहा एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करो। है क्या कि एक वेज है आपके पास, ये 20 केजी का मास, ये 10 केजी का मास, ये भी 10 केजी का मास, ये 10 10 और ये 20। तो एक्सेलरेशन निकालना है। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो एफबीडी बनाते हैं। मैंने कहा एफबीडी बना के सिंपल सवाल हो जाता है, ये क्वेश्चन है इसको नोट कर लो। आप बोलोगे सर सॉल्यूशन देखो, नीचे लग जाएगा 200 न्यूटन का फोर्स। मैंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा, इधर नीचे लग जाएगा 100 न्यूटन का फोर्स। मैंने कहा हाँ। तो सर इधर लग रहा है 200 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स। तो अगर आप ये करते हो कि एक्सेलरेशन हो गया खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास 20 30 और 40, तो ये सवाल हो जाएगा गलत। क्यों? क्यों गलती क्या करी? सर 200 खींच रहा है, मैंने कहा सही बात है। सर 100 जो है वो हल्का है तो वो रोक रहा होगा, तो माइनस कर दिया। खींचने वाला फोर्स ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, तो रोक रहा है 100, तो ये माइनस हो गया। सर गलती क्या है? अरे आप इसको क्यों भूल गए? ये 10 केजी का मास भी तो है ना। अब ये 10 केजी का मास है तो इस पे इस डायरेक्शन में भी तो फोर्स लग रहा होगा। मैंने कहा हाँ यार इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर? मैंने कहा समझना, समझ लो। आप बोलोगे सर ये 10 केजी का है तो इधर लग जाएगा mg साइन थीटा, है ना। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, और mg साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? mg साइन 30, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो आप बोलोगे 10 इंटू 10 100 इंटू साइन 30 1/2 दैट इज 50। तो इस पे नीचे की ओर सर एक फोर्स लग जाएगा दैट इज 50 न्यूटन का। नीचे की तरफ एक फोर्स लग जाएगा सर दैट इज 50 न्यूटन। टेंशन इंटरनल है और एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बटे मास। मैंने आपको सिखाया था एफ नेट एक्सटर्नल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, और टेंशन यहाँ पे बेसिकली बेसिकली कहने का मतलब है टेंशन इंटरनल है। तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे खींचने वाला फोर्स। सर ये रोक थोड़ी ना रहा है, ये भी तो इधर ही आ रहा है ना। इधर आने का क्या मतलब है? ये भी सपोर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस पे ओवरऑल फोर्स इधर लग रहा है। मैंने कहा हाँ 50। अच्छा सर ये 100 रोकने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस का 100 बटे टोटल मास हो गया 20 30 40। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। तो अगर अभी तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं मेरे भाई, तो अब आप अगला सवाल करने के लिए एलिजिबल हो। मैंने कहा क्या अगला सवाल है? ठीक है, अगला सवाल अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि हमारे पास लेट सपोज एक वेज है। मैंने कहा हाँ सर वेज है। यहाँ पर सवाल मैंने शायद नोट भी किया था। हाँ यहाँ 20। तो यहाँ पे एक 10 केजी का मास है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर लेट सपोज एक पुली है, पुली से लटका है एक और 10 केजी का मास, और लेट सपोज यहाँ पर एक और पुली है और यहाँ पर लटका एक 20 केजी का मास। ठीक है, ये 20 केजी का मास है, ये 10 केजी का मास है, 10 केजी का मास है। तो सवाल क्या है? फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन। बेसिकली इस सवाल में आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप क्या बोलोगे? आप इसे कैसे सॉल्व कैसे करोगे? मैंने क्या समझना है। एक्सेलरेशन होता क्या? खींचने वाला फोर्स। तो सर देखो नीचे लग रहा है 200 न्यूटन का फोर्स, इधर नीचे की ओर लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अच्छा ये 200 ये 100, तो खींच तो सर 200 ही रहा होगा, 100 रोक रहा होगा, तो खींचने वाला फोर्स 200 माइनस रोकने वाला फोर्स 100 बटे टोटल मास सर 10 10 और 20।
तो ओवरऑल 40। जिसने भी ये किया उसका जवाब गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आप इस 10 केजी को क्यों भूल गए? ये 10 केजी नीचे की और mg साइन थीटा भी तो लगाएगा। अगर ये एंगल में 30 डिग्री बोल दूं तो नीचे, हाँ 30 ही था, ठीक है, नीचे mg साइन थीटा ही तो लगेगा। मैंने कहा हाँ। तो आप गलती मत करना, ये जिसने भी किया उसका जवाब गलत आएगा। आप क्या बोलोगे? सर सिंपल, बहुत प्यार से लिखेंगे हम, ठीक है, हमें जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। आप बोलोगे सर देखो 200 खींच रहे हैं, मैंने कहा हाँ, प्लस सर 10 केजी पे इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg साइन 30। और mg साइन 30 कितना आएगा? mg हो जाएगा 100 साइन 30, हाँ 50 आ जाएगा। आप सॉल्व करना, mg साइन 30 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। अरे यार mg हो गया 100, साइन 30 1/2, तो 100 इंटू 1/2 50 हो गया। तो इधर लग जाएगा मेरे भाई कितने न्यूटन का फोर्स? 50 न्यूटन का फोर्स। लेट मी राइट द स्टूडेंट, हाँ चलो ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये 50 न्यूटन भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसको मैं प्लस करूंगा, माइनस 100 न्यूटन तो रोक रहा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, बटे 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 टोटल मास हो जाएगा 20 30 और ये 40, 20 30 और ये 40। तो एक्सप्लोरेशन यहाँ से आप क्या बोल दोगे? 250, 250 में से 100, 150, 140 अपॉन में 40, तो 15/4 ये आ जाएगा आपका एक्सप्लेरेशन। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। नीचे लग गया 200 खींचने वाला फोर्स। अच्छा, ये 10 केजी पे सर इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में खींचने वाला फोर्स है उसी दिशा में नीचे की ओर 50 न्यूटन लग रहा है, तो दोनों सेम साइड में जा रहे हैं, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सपोर्टिव नेचर हो गया, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। लेकिन 100 न्यूटन वाला फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया बटे टोटल मास। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ HC1, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है तो मतलब आप बहुत शानदार जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद बस जेई मेंस के PYQ लगाना भर भर के, आपका काम बन जाएगा बढ़िया। मैंने कहा जैसे मैं आपको सवाल कराता हूँ, क्या सवाल कराता हूँ, मैंने कहा देखो, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये मैं ऐसे एक मास टांग देता हूँ, ये हो गया 10, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और सवाल क्या है? सवाल है एक्सलेरेशन फाइंड करना है। तो ये भी वही सेम सवाल है, एक्सलेरेशन फाइंड करने वाला। तो आप क्या बोलोगे? सर एक्सलेरेशन कैसे निकालें? मैंने कहा कुछ भी नहीं, वही सेम चीज है। सर इधर लग जाएगा mg साइन 30 जो कि 50 न्यूटन का है। ये क्या है? mg साइन 30। अरे यार इधर नीचे mg साइन 30 लगेगा, फील हो रहा होगा ना कैसे? अरे यार आप इसका वो बना लो। मैंने कहा क्या? वो फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप क्या बोलोगे? ये 10 केजी का मास है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो नीचे लग गया mg, ठीक है। मैंने तो आपको बोला था, ये तो आप लर्न ही कर लो कि इस डायरेक्शन का कंपोनेंट हमेशा mg साइन थीटा आता है। बट ठीक है, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो ये mg है, तो mg का कंपोनेंट इधर जाएगा mg cos थीटा, तो इधर चला जाएगा mg साइन थीटा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक्सलेरेशन हो जाएगा सर, खींचने वाला फोर्स हो गया 50 माइनस, सर रोकने वाला फोर्स कौन सा होगा? मैंने कहा रोकने वाला फोर्स सर देखो, ये 4 और 6 टोटल 10 केजी का मास है, लेकिन पीछे की ओर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है जो इसको रोकेगा, तो आप बोलोगे 0। लेकिन टोटल मास क्या है? 10 और 6 4 10, तो 20 हो गया। तो ओवरऑल 5/2 इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सवाल। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा क्लियर। अगर मैं बोलूं इस वाली रस्सी में लेट सपोज टेंशन है T1, इस वाली रस्सी में लेट सपोज टेंशन है T2, तो फाइंड T1 एंड T2, तो आई गेस वो भी आप निकाल लोगे, एक्सलेरेशन निकाल चुके हो। तो आप बोलोगे 10 केजी पे नीचे की ओर लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, तो इसका मतलब ये नीचे की ओर जाएगा, तो इसका एक्सलेरेशन भी नीचे की ओर होगा। तो आप बोलोगे बड़ा वाला फोर्स हो गया 50 माइनस पीछे की ओर लग रहा है T1 बराबर मास हो गया सर इसका 10 गुणे एक्सलेरेशन हो जाएगा सर इसका 5/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, 25 और 25 और 50, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 25। T1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 25। अगर T1 की वैल्यू 25 आ गई तो आप T2 निकाल सकते हो, या तो आप 4 केजी की एफबीडी बना लेना, या तो आप 6 केजी की एफबीडी बना लेना, तो आप T2 भी निकाल सकते हो। और अब मुझे लगता है कि ये चीज मुझे आपको नहीं एक्सप्लेन करनी चाहिए। आगे बढ़ जाऊं मैं यहाँ से? नोट कर लीजिए, बहुत ढंग से आप समझ रहे हो। अगर आपको समझ आ रहा है तो बस इससे बड़ी बात तो और क्या ही हो सकती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो भाई अभी तक जो भी चीज कराई आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। और मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन है जो अभी एक्चुअल में मुझे कराना तो नहीं चाहिए, बिकॉज क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्स है उसमें, लेकिन मेरे हिसाब से आप उस सवाल को समझ जाओगे, तो मैं आपको करा ही देता हूँ, बिकॉज बहुत बढ़िया सवाल है एक हिसाब से। ठीक है, बहुत सिंपल इक्विलिब्रियम का सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हल्की सी मिक्स है, जरा सी, ना के बराबर। बोले सवाल क्या है? मैंने कहा सवाल मैं नोट करके लाया हूँ, बस मुझे ड्रॉ करना है बढ़िया तरीके से। मैं यहाँ सवाल ड्रॉ करूंगा और यहाँ सॉल्यूशन करूंगा। तो देखिए सवाल क्या है? सवाल ये है मेरे भाई कि यहाँ पर एक रस्सी है, उस रस्सी से एक मास टंगा है, और एक और रस्सी है, इस रस्सी से एक मास टंगा है। ये जो मास है इस पे चार्ज है Q और इसका मास है M। ठीक है, ये प्लस Q चार्ज है, और इस पे भी चार्ज है प्लस Q और इसका मास है M। मैंने कहा हाँ सर, दोनों पॉइंट मास पे चार्ज कितना है प्लस Q का, और दोनों का मास कितना है मेरे भाई M का मास है। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूं। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई कि हमें बोला क्या है, बोथ मास आर इन इक्विलिब्रियम फाइंड थीटा। बेसिकली है क्या समझना, अगर आप ऐसे एक नॉर्मल लाइन खींचोगे तो ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे, अरे यार यहाँ से एक नॉर्मल लाइन खींचते ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि दोनों मासेस आर इन इक्विलिब्रियम में है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सवाल, बोथ, मतलब बेसिकली क्या है, ये पूरा सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में। EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम में है। तो सवाल क्या है, फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करना है। तो मैंने कहा समझ, यार तुझे एक बात तो पता है कि सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर तुझे इतना पता है तेरे से सवाल बन जाएगा। बोले कैसे? मैंने कहा देखो कैसे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। मैंने कहा वैसे आपको पता होना चाहिए कि सर अगर एक चार्ज यहाँ पे Q है, ठीक है, यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे बनाता हूं, अगर एक चार्ज सर यहाँ पे Q है और एक चार्ज दूसरा यहाँ पे Q है, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव Q है और ये पॉजिटिव Q है, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, और इसी लाइन के अलोंग रिपल्सन होता है, मतलब उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रिपल्सन होता है, और ये इस पे रिपेल करके Fe फोर्स लगाएगा। Fe कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो ये हो जाता है मेरे भाई K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं ये चार्ज Q1 था और ये चार्ज Q2 था, तो K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये कंसेप्ट है। तो है क्या कि ये वाला चार्ज इस पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, दैट इज Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सिमिलरली ये भी इस पे लगाएगा। आप दोनों साइड दिखाओ या एक साइड दिखाओ, सेम बात है। अब हमें एक बात समझ में आ रही है। मैंने कहा क्या कि सर अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर आप यहां से एक नॉर्मल खींचोगे तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? है, बोलो इतना समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जूम कर दो इसके। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो ये मास m है तो नीचे लगेगा mg, क्योंकि आपने बताया था अगर किसी भी पार्टिकल का मास m तो नीचे mg लगता है। इधर लग जाएगा मेरे बच्चों टेंशन। अब समझना, टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, दैट इज t cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट इज t sin थीटा, t sin थीटा। सर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स। तो आप क्या बोलोगे, Fe जो है सर, Fe जो है सर, या फिर ऐसे समझो t sin थीटा जो है सर, t sin थीटा जो है सर, ये Fe के बराबर है ना, ये वाली फोर्स इसके बराबर है। सिमिलरली t cos थीटा mg के बराबर है, t cos थीटा बराबर है mg के। तो यानी कि t sin थीटा Fe के बराबर है, t cos थीटा mg के बराबर है। t cos थीटा किसके बराबर है? mg के बराबर है। ठीक है, t cos थीटा mg के बराबर है। तो आप बोलोगे कि सर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, t से t कट जाएगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूं सेकंड इक्वेशन से t कटा, साइन बटे कॉस हो जाता है हमारे भाई tan थीटा। तो tan थीटा यहां से आ जाएगा सर Fe अपॉन में mg, दैट इज Fe अपॉन में मेरे भाई mg। तो अब मैंने आपसे सवाल में पूछा था थीटा फाइंड करने को, तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, फाइंड थीटा, तो थीटा यहां से कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरे भाई tan इनवर्स Fe बाई mg। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली क्या है, tan थीटा एफ बाई एम जी है, तो थीटा आ गया tan इनवर्स एफ बाई एम जी। तो ये था सवाल। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, एक बढ़िया सवाल करते हैं। ठीक है, इस सवाल को मैं बोलूंगा एक अच्छे लेवल का सवाल। ठीक है, देखो सवाल क्या है। सवाल ये है कि सर मान लो हमारे पास इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है। ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, थोड़ा ढंग का बनाता हूँ यार। हाँ, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म समझ भी आ रहा है आपको, या फिर ड्राइंग खराब है? ड्राइंग खराब लग रही है मुझे, थोड़ा ढंग की ड्राइंग बनानी पड़ेगी। सुनो, मुझे एक बार ड्राइंग बनानी दो बस। हम्म, तो ये इस प्रकार का कोई हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, वेज वेज समझ लो। अब यहाँ पे है क्या कि सर मैंने बोल दिया, लेट सपोज यहाँ पर एक ऐसे पुली को फिक्स कर रखा है। ठीक है, पुली को फिक्स कर रखा है और एक साइड 2 kg का मास टांग दिया और एक साइड 3 kg का मास टांग दिया। और ये वाला एंगल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 37 डिग्री। 37 डिग्री। तो सवाल क्या है? सवाल है फाइंड एक्सलरेशन। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। तो एक्सलरेशन फाइंड करना है, तो उम्मीद है आप कर लोगे। एक बार वीडियो स्टॉप करो और ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। देखो सर, आपने सिखाया था एक्सेलरेशन होता है खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास, या फिर बोला जाए बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स बटे टोटल मास। ठीक है, अब वो थोड़ा नीचे पावदान से कर रहा था। तो बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स बटे टोटल मास, एक्सेलरेशन यही होता है। आपने मुझे एक चीज सिखाई थी, मैंने कहा क्या सिखाई थी, कि अगर मेरे पास कोई वेज है और उस वेज पे कोई एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो ऑलवेज याद रखना, इधर लगता है एम जी, इधर लगता है एम जी कॉस थीटा, इधर लगता है एम जी साइन थीटा। मतलब वेज की साइड कौन सा फोर्स लगता है? mg sin थीटा। मैंने क्या बोला कि अगर 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 मैं बोल दूं इस प्रकार से एक वेज है, यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, कैसा मास लूं, कैसा मास लूं, मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। इसी से काम चलाना पड़ेगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये दवाई की पुड़िया है काइंड ऑफ। ठीक है, इसको मैं ब्लॉक बना देता हूँ। ठीक है, आपने ये सिखाया था कि अगर मेरे पास इस प्रकार से कोई वेज है, इसके ऊपर ऐसे ब्लॉक लगा है, ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा, जो इसको ऐसे नीचे की ओर गिराएगा, जो इसको नीचे की ओर ढकेलेगा। ठीक है, तो बस यही कहानी यहाँ पे है कि इस पे नीचे की ओर mg sin थीटा लग रहा है। ऐसे ही ये 2 और 3 kg का मास भी तो एक वेज पे ही है, तो इस पे भी तो mg sin थीटा लगेगा। मैंने कहा तो एक्सलरेशन क्या होगा? एक्सलरेशन होता है खींचने वाला फोर्स। अब समझना सर, देखो 3 kg पे नीचे लगेगा 30 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, और ये इधर लग जाएगा, दैट इज 30 sin 37। क्यों? क्योंकि अलोंग द वेज क्या लगता है? mg sin थीटा। तो यहाँ पे आप बोलोगे 30 into sin 37, खींचने वाला फोर्स हो गया, माइनस रोकने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 20 into sin 37, sin 37। मैंने कहा हाँ यार, 20 into sin 37। टोटल मास कितना हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा 5। तो एक्सलेरेशन कितना आ गया? सर sin 37, 53 37 होता है 3/5। तो 30 गुणे 3/5 माइनस 20 गुणे है, हाँ हाँ सही तो बोल रहा हूँ, sin 53 होता है ना, 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर, सही जा रहा हूँ। 3/5 अपॉन में टोटल मास हो गया मेरे भाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 5 4 जा आप बोल दो 20, 5 6 जा आप बोल दो 30, 6 3 जा हो गया मेरे भाई 18, माइनस 4 3 जा हो गया मेरे भाई 12, बटे टोटल मास हो गया 5। तो आप क्या बोलोगे? 18 में से 12 गया, 13 14 15 16 17 18, 6, 6/5। तो एक्सलेरेशन कितना आ गया इस सवाल में? 6/5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। समझ तो आ गया है, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। मैंने आपको याद करो सिखाया था, इस प्रकार से कोई वेज है, ये एंगल अगर थीटा है तो नीचे लगता था mg, इधर लगता था mg cos थीटा। ठीक है, ऊपर लगता था नॉर्मल, इधर लगता था mg sin थीटा। तो मतलब किसी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लगता है mg sin थीटा। तो यहाँ पे भी तो वही है, इधर भी mg sin थीटा, इधर भी mg sin थीटा। ये खींच रहा होगा, ये रोक रहा होगा, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास हो गया, बात खत्म। खत्म बात, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। समझ तो आ रहा है सर, बात तो बहुत बढ़िया लग रही है। मैंने कहा
तो चलिए ये वाला सवाल नोट करिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब आगे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आगे क्या समझते हैं, बस देख लो पहले इसे अच्छे से। देखिए थोड़ा इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये इसी सवाल में ना वो एक और चीज पूछ लेगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं काइनेमेटिक्स मिक्स कर रहा हूँ, जरा सी काइनेमेटिक्स। अगर आपको नहीं आता तो अभी आप बस इसको नोट करके रख लो, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपको आता है काइनेमेटिक्स का बेसिक, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकालना, तब तो मौज हो गई भाई, आप सवाल सॉल्व कर लोगे। बोले क्या कि सर अगर मैं यहाँ से एक ब्लॉक को या बॉल को, मेरे पास एक गेंद है कॉस्को की, उसको अगर मैं यहाँ से 100 मीटर पर सेकंड से मारूं तो ये बॉल ऐसे जाएगी 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 जाएगी। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, तो बॉल जाके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गिर जाएगी। बोले हाँ सर, तो सर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में टाइम कितना लगेगा, मतलब ए से बी जाने में बॉल को कितना समय लगेगा, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट वाला सवाल है। मैंने कहा हाँ सर, एक चीज समझते हैं। मान लो कि हमारे पास ग्राउंड है। मैंने कहा हाँ यार हमारे पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने एक बॉल को ऊपर की ओर फेंक के मारा 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, हाँ चलो 100 से मार देते हैं। तो जब बॉल 100 मीटर पर सेकंड से मारोगे आप, तो बॉल ऐसे जाएगी जाएगी और कहीं जमीन पे गिर जाएगी। अगर ये वाला एंगल मैं बोल दूं 37 है, तो इधर आ जाएगा कंपोनेंट 80, ऊपर आ जाएगा कंपोनेंट 60, ठीक है। अब 60 आने का मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है 60, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की ओर लग रहा है, जो कि है 10। मतलब परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी को आप क्या करो, आप नीचे लगने वाले एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे नीचे लगने वाला नेट एक्सेलरेशन। अब यहाँ तो एक ही फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 10 होती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 6। टाइम ऑफ फ्लाइट 6 नहीं आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2t। यानी कि बेसिकली अगर आप इसको टाइम छोटा टी बोल दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2t, दैट इज 12 सेकंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। 2t दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 12 सेकंड। बेसिकली एक बार दोबारा समझना कि जब बेसिकली आप किसी पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंक के मारते हो, तो जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, अगर आप इस वर्टिकल कंपोनेंट को नीचे लगने वाले एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया। बेसिकली हुआ क्या, 60 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लगता है, तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर 10 लगता है, तो जब मैं 60 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉल को जाएगा 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 टॉप पे सबसे ऊपर आउटर मोस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां तक जाने में 6 सेकंड लगेगा। तो कमाल की बात क्या है, अगर यहां तक जाने में 6 सेकंड लगेगा ना, तो यहां से नीचे आने में भी 6 सेकंड लगेगा। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया, ये तब हो गया जब आपने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया। इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जिससे आपने इस बॉल को फेंका है, मतलब कि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा समझ लो पूरा सिस्टम वैक्यूम है। तो उस केस में अगर ये ऊपर जाएगा 6 सेकंड में, तो नीचे भी 6 सेकंड में आएगा। एयर रेजिस्टेंस आमतौर पे सवालों में नहीं दे रखा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सवालों में गिवन होता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ओके, तो सर अगर ये वाला एंगल आप 37 बोलना चाह रहे, ठीक है, क्यों, सवाल में दे रखा है 37, है ना, दे रखा है। तो सर इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर 80, मैंने कहा एक कंपोनेंट आएगा ऊपर 60, मैंने कहा अच्छा। सर ने बोला था ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट को एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करो, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या किया जाता है। सर ने सिखाया था वर्टिकल कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं नीचे लगने वाले एक्सेलरेशन से। नीचे तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ, ये आ गया 6। लेकिन सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी ना, ये तो छोटा टी है, मतलब टॉप पे जाने में जो टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2t, दैट इज 12 सेकेंड। कलर पूरा जवाब कराते हैं। क्यों, अबे घोचो, ये नीचे की ओर एक्सेलरेशन की वैल्यू जी लगती थी, लेकिन वो तो तब जब ये पूरा सिस्टम ग्राउंड पे हो। अभी क्या है, अभी ये है कि आपने क्या कर रखा है, इसको किसी एंगल पे उठा दिया है। ओके ओके, इसका मतलब कि अगर ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, ऐसे समझ, अगर ये मेरे पास कॉपी है, तो अगर मैं इस पे यहाँ से एक बॉल को फेंक के मारू 37 पे, यहाँ से वो टपास से यहाँ पे गिरी, समझना। मेरे पास कोई बॉल है, वो यहाँ से मैंने फेंक के मारी और वो यहाँ पे गिरी एट एन एंगल 37 डिग्री, उस केस में मैं टाइम ऑफ फ्लाइट में ये कंसेप्ट लगा सकता हूँ। लेकिन अगर इसी को मैं किसी एंगल पे रोटेट कर दूं और तब बोलूं यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ कोई फेंका है, तब आप जी की वैल्यू 10 नहीं लोगे, क्योंकि इस केस में इस डायरेक्शन में लगेगा जी नहीं, जी साइन थीटा। ओके,
मतलब मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था ना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या लगता है, mg sin थीटा, है ना, mg sin थीटा लगता है। अब एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बटे मास, तो mg sin थीटा को मास से डिवाइड करोगे तो m से m कटेगा तो g sin थीटा आ जाएगा। नहीं समझ आया क्या? ऐसे समझ, ऐसे समझ, ये मास m हो गया, इधर लगता था mg sin थीटा, तो इसका एक्सप्लोरेशन भी इधर होगा क्योंकि ये यहाँ पे आएगा। अगर मैं मान लूं कि पीछे की ओर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, मान लूं कि पीछे की ओर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, 2 मिनट इसको थोड़ा सेटअप कर देता हूँ। हम्म नीचे बना देता हूँ उसको, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। सर देखो, ये हमारे पास कोई मास m है, हाँ, अब अगर मैं बोल दूं इस पे नीचे की ओर लगेगा mg sin थीटा, जो कि लगेगा, जो कि मैं नहीं बोल रहा, जो कि फिजिक्स बोल रही है, लगेगा लगेगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक्सलरेशन कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन होता था नेट फोर्स बटे मास m। तो अगर इस डायरेक्शन में फिसल रहा है तो इस डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स लग रहा है ना, दैट इज mg sin थीटा। और मास m कितना है, मास m तो m है, तो m से m कटा तो नीचे की ओर एक्सलरेशन आ गया g sin थीटा। तो वही तो है। अबे इसमें और इसमें फर्क क्या है, कुछ फर्क नहीं है सर, ये 3D डायग्राम है, ये 2D डायग्राम है, तो यहाँ पे भी तो नीचे की ओर एक्सलरेशन लगेगा। मैंने कहा कौन सा, g sin थीटा। ओके, तो सर इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2t, ठीक है। अब आप बोलोगे ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर जाने में कितना टाइम लगेगा, आप सबसे पहले वो निकाल लो, टी निकाल लो कितना होगा, है ना, टी निकाल लो। तो आप बोलोगे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर वाली वेलोसिटी दैट इज 6t, मैंने कहा बहुत शानदार, अपॉन में मेरे भाई नीचे लगने वाला एक्सलरेशन कितना होगा, 10 मत बोलना, 10 sin 30, 10 sin 37, क्योंकि ये जी साइन थीटा लगेगा ना नीचे की ओर एक्सलरेशन, तो यहाँ पे लगेगा 10 इंटू में साइन 37, 10 इंटू में 3 अपॉन में 5 दैट इज 6, तो ये कटेगा 10 आ जाएगा। अब समझ, इसका मतलब है बॉल जाएगा 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 और यहाँ टॉप पे आने में उसको 10 सेकंड लगेगा। लेकिन मेरे घोंचू भाई ये नीचे भी तो आएगा ना, अगर ये नीचे आएगा तो 2t लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और 2t लगने का मतलब 2 इंटू 10 दैट इज 20। बोलो खत्म हो गया सवाल, 2 मिनट का सवाल था, बेसिक नॉलेज भी है तो आप कर ले जाओगे सवाल को। एक बार देखना जरूरी होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम करोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन एक बार कर लिया ना, अब फंडे क्लियर है, अब तो कुछ भी पूछ लो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पहले मुझे ये दो अच्छे सवाल कराने थे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक ये। अब हम बढ़ते हैं वापस अपने बैक टू द थ्योरी, नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब मेरे भाई एक चीज समझना, अगर मैं बोल दूं मेरे पास एक 10 केजी का मास है, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन ऊपर की ओर लेट सपोज 2 है, क्या बोल दिया, एक्सलरेशन लेट सपोज 2 है, तो फाइंड नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 2 मिनट का सवाल है, आप 10 केजी की एफडीडी बना लो। मैंने कहा 10 केजी पे नीचे लग रहा होगा mg, बहुत शानदार, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, बहुत शानदार, इसका एक्सलरेशन ऊपर की ओर 2 है, मैंने कहा हाँ, तो खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, नॉर्मल माइनस mg बराबर 10 इंटू में 2। सर mg की वैल्यू पुट करो ना, mg क्या लिख रहे हो पागलों की तरह, मैंने कहा बहुत शानदार यार, तब तो बहुत चैंपियन है। mg कितना लगेगा, 100 न्यूटन का, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर नॉर्मल यहाँ से कितना आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा सर 20 प्लस का 200 दैट इज 220 न्यूटन। तो नॉर्मल यहाँ से आ गया 220 न्यूटन, ठीक है, नॉर्मल यहाँ से आ गया 220 न्यूटन। मैंने कहा हाँ, नॉर्मल आ गया यहाँ से 220 न्यूटन। आगे बताओ यार, अगर मैं 2 मिनट यार थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ, अगर मैं सवाल ये पूछूं, मैंने कहा क्या सवाल पूछूं, सवाल पूछूं कि लेट सपोज इस बार मैंने बोल दिया कि ऐसी एक जमीन है, या कोई कुछ भी सरफेस हो सकता है, नॉट ओनली जमीन, कुछ भी सरफेस, जरूरी थोड़ी ना जमीन है, ऐसे एक सरफेस है, इस सरफेस पे 26 केजी का मास रखा हुआ है, ठीक है, और इस 26 केजी का मास है और एक्सलरेशन नीचे की ओर मैंने बोल दिया 12 है। अब नॉर्मल बताओ कितना होगा, ये कैसे होगा, अब ये कुछ भी नहीं यार, आप बोलोगे 26 केजी की एफबीडी बनाऊं तो 26 केजी पे नीचे लग रहा होगा mg दैट इज 260, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, बहुत शानदार, क्योंकि छुअन छुआई में भी तो है। अरे सर तो फिर छुअन छुआई में तो नॉर्मल ऐसे बनाओ ना, मैंने कहा घोंचू बच्चे, नॉर्मल एक वेक्टर क्वांटिटी ऑफ वेक्टर को हम पैरेलली ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना उसकी डायरेक्शन और बिना उसके तीर को बदले, वही सेम बात है। अच्छा सर ये नीचे आ रहा है, तो आप बोलोगे बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स बराबर मास गुणे एक्सलरेशन,
है ना, मास गुणे एक्सलरेशन। सर 26 गुणे 12 कितना होगा मेरे भाई? 26 गुणे 12 को तो करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 को 2, 1 2 दूनी 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 26, तो ये आ जाएगा 2 6 5 11 को 1 312। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा यहाँ से? नॉर्मल आ जाएगा 260 माइनस नॉर्मल बराबर में ये आ गया 312। तो नॉर्मल आ गया 312 में से 260 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 11 में से 6 गया 10 9 8 7 6 5 और फिर -52। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। -52 का नॉर्मल लग गया है, -52 न्यूटन का नॉर्मल लग गया है। तो मेरे भाई इस सवाल में नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? -52 न्यूटन। अबे कुछ भी नहीं किया है, नीचे वाला फोर्स 260, ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल, मास हो गया 26, एक्सलरेशन हो गया नीचे की तरफ 12। तो ये एक्सलरेशन हो गया 26 गुणे 12 कितना होता है? 6 गुणे 12 को 2 2 4 1 5, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो सारी बातें सही है। उसके बाद इसको इधर ले आए, माइनस कर दिया, नॉर्मल आ गया नेगेटिव। सर नॉर्मल नेगेटिव होने का क्या मतलब है? मैंने कहा समझ समझ मेरी बात। इस सवाल को मैं क्यों खास बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सवाल अपने आप में बहुत खास है। सबसे पहली बात, पहला वाला सवाल तो घटिया सवाल था काइंड ऑफ, है ना, क्योंकि ये सवाल हम बहुत बच्चा बच्चा कर लेगा। इस वाले सवाल में कुछ खास नहीं है, इसको इग्नोर मारो। कमाल क्या है सर? कमाल है इसमें। बोले इसमें क्या है? मैंने कहा समझ। अगर मान लो मेरे पास इस प्रकार से कोई कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी के ऊपर मैं कोई मास रख दूं, लेट सपोज मैंने इसके ऊपर ये रख दिया, तो नीचे की ओर mg तो लगेगा ना यार? हाँ। ऊपर की ओर नॉर्मल तो लगेगा ना यार? हाँ। अच्छा, क्योंकि जमीन के साथ छुअन छुआई में है तो नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 2 4 10 12 15 17 18, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ ना कुछ लगेगी नॉर्मल की वैल्यू। मैंने कहा नॉर्मल की वैल्यू क्यों आएगी कुछ ना कुछ? क्योंकि ये छुअन छुआई में है। सर अगर ये यहाँ छुअन छुआई में था, नॉर्मल की कुछ ना कुछ वैल्यू आई थी, जैसे यहाँ पे 220 आ गई थी। मैंने कहा तो सर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नॉर्मल की वैल्यू आनी चाहिए। हाँ, लेकिन सर नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रही है, वो समझ आ रहा है। नॉर्मल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वो समझ आ रहा है। जैसे आम आम 2 किलो आम है, समझ आ रहा है, लेकिन -2 किलो का क्या मतलब है बे? सर नॉर्मल 220 आ रहा है, वो फील हो रहा है सर, कुछ ना कुछ नॉर्मल लग रहा है तो लग गया। लेकिन यहाँ नॉर्मल -52 का क्या मतलब है? -52 का नॉर्मल का क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि नॉर्मल नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या दर्शा रहा है? नॉर्मल कब लगता है? जब दो बॉडी छुअन छुआई में होती है। और मेरे भाई याद रखना, जीवन में कभी भी नॉर्मल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब कि कांटेक्ट टूट चुका है। कांटेक्ट टूट चुका है, इसका मतलब कि बॉडी ने कांटेक्ट लूज कर दिया है। नॉर्मल की वैल्यू, अच्छा एक बात बता, मान ले कि ये पेन हवा में उड़ रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल कितना लगेगा? सर आपके हाथ नॉर्मल लगेंगे, हाँ मेरी उंगलियां नॉर्मल लगेंगी, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात करूं, मान ली ये ग्राउंड है, ये जमीन है मेरा हाथ, तो अभी ये जमीन से अगर हवा में है, देख जमीन पे जब टच में था तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब ये हवा में है तो क्या इस पे नॉर्मल जमीन लगा सकती है? नहीं लगा सकती, उसके लिए छुअन छुआई होना चाहिए। तो अगर अगर दो बॉडी टच में है ही नहीं, है ना, तो नॉर्मल 0 होगा, क्योंकि जब छुअन छुआई में होंगे तभी तो नॉर्मल आएगा। अगर एक दूसरे से टच नहीं है तो उनके बीच में नॉर्मल ही नहीं लगेगा। ओके, ये बात है, उनके बीच में नॉर्मल ही नहीं लगेगा। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि 26 केजी और ये जो भी प्लेटफॉर्म है, ये दोनों के बीच में नॉर्मल नेगेटिव आने का मतलब कि नॉर्मल आ गया 0, नेगेटिव आने का मतलब नॉर्मल आ गया 0, ठीक है। नॉर्मल is negative, it means normal is 0, it means body में कांटेक्ट तोड़ दिया है। अगर कभी भी मेरे भाई जीवन में नॉर्मल नेगेटिव आया तो इसका मतलब नॉर्मल 0 हो गया, इसका मतलब कि बॉडी ने कांटेक्ट क्या किया है? तोड़ दिया है। ये समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना पड़ेगा। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी के सवालों में। देखो एक वैरायटी होती है, क्या होती है कि वो आपसे बोल देगा कि आपके पास ये एक रस्सी है या फिर ये एक रॉड है लोहे की, तो लोहे की रॉड के किसी एक पॉइंट पर वो आपसे टेंशन पूछ लेगा, बोल देगा एक्स लेंथ पे टेंशन बताओ या मिड पॉइंट पे टेंशन बताओ। तो ऐसे सवालों को कैसे डील किया जाता है, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, अब मैं आपको वो सिखाऊं।
वो सिखाऊंगा। मैंने कहा समझ गया। जैसे मान ले कि मेरे पास, अच्छा यहाँ पे एक बात समझना, मेरे पास रॉड भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों के लिए सेम बात है। ठीक है, रस्सी भी हो सकती है और सरिया, लोहे का डंडा भी हो सकता है। बोले अच्छा। मैंने कहा जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं, लेट सपोज ये है मेरे पास एक लोहे की रॉड, ये मेरे पास क्या है मेरे भाई, लोहे की रॉड। अच्छा, ये जो लोहे की रॉड है, इस लोहे की रॉड का क्या है, मास m है, लेंथ l है और ये यूनिफॉर्म है। सर यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? मैंने कहा बैगन। अरे यार थे, यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर तरफ से बराबर बराबर पार्टिकल्स इसमें बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्यादा लोहा है और यहाँ कम लोहा है, हर तरफ लोहा बराबर बराबर है। मैंने कहा तो इसको आप रस्सी भी समझ सकते हो, इसको आप बेसिकली लोहे की रॉड भी समझ सकते हो। इसको मैं ना थोड़ा लंबा बना देता हूँ यार, क्योंकि छोटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मैंने कहा आप समझो, जैसे ये लोहे की रॉड है, मैं बोल दूं कि लेट सपोज ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये कॉर्नर वाला ये पॉइंट हो गया सी। ये मैंने 3 पॉइंट मार्क कर दिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने बोला यार इस चीज को आप ऐसे समझो कि लेट सपोज इस पे मैं आगे की ओर फोर्स लगा दूं F, आगे की ओर फोर्स लगा दूं F, और मैं आपसे बोल दूं कि एक्सलरेशन बताओ कितना लग रहा होगा इस पूरी रॉड पे, तो आप बोलोगे नेट फोर्स है F, मास हो गया m, क्योंकि पूरी रॉड की मास है m, तो आप बोलोगे इस पे आंसर आ जाएगा सर F अपॉन में m। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये तो चलो ठीक है, दूसरी बात एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, टेंशन एट मिड पॉइंट बताओ कितना होगा। ठीक है, मिड पॉइंट बताओ कितना होगा। एक बार मैं ढंग से सवाल की लैंग्वेज देख लेता हूँ, सब कुछ सही है। तो अगर मैं बोलूं टेंशन एट मिड पॉइंट कितना होगा, ठीक है, बेसिकली वो लैंग्वेज मैं अब लिखवाना नहीं चाहता, फिर भी आपको बता देता हूँ। देयर इज अ रॉड ऑफ मास m लेंथ l विच इज अ यूनिफॉर्म रॉड एंड फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ द रॉड, पहला सवाल। टेंशन एट द मिड पॉइंट, दूसरा सवाल। एक्स लेंथ पे टेंशन बताओ, तीसरा सवाल। ऐसे बहुत सवाल बनते हैं, तो मैं सबको कराऊंगा एक एक करके, पहले आप देखो। अच्छा, एक्सलरेशन कैसे बोला, खींचने वाला फोर्स हो गया एफ माइनस रोकने वाला फोर्स नहीं था तो 0 बटे मास एम, तो ये आ गया एफ अपॉन में। ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ रहा है। मैंने कहा मिड पॉइंट पे टेंशन मतलब टेंशन इस बी पे बताओ। एक बात बता, क्या कि अगर तू इस वाली रॉड को आगे की ओर ढकेल रहे एफ फोर्स से, तो अगर तू सिर्फ इस बी पॉइंट पे, इस मिड पॉइंट पे फोकस करेगा, तो क्या इस पे आगे की ओर टेंशन टी लग रही होगी? हाँ सर, इस पे आगे की ओर एक टेंशन टी लग रही होगी। तो मैंने कहा ये टी टेंशन बताओ। तो मैंने कहा समझ 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 समझ। टेंशन अगर कभी भी आपको मिड पॉइंट पे निकालनी है तो आप क्या करो, इससे पहले वाले टुकड़े को पकड़ लो, इससे पहले वाले टुकड़े को पकड़ लो और इसकी एफबीडी बना लो। ठीक है, मेन क्वेश्चन में आप ऐसे उंगलीबाजी मत करना, सेपरेटली बताना यहाँ पे। ठीक है, सेपरेटली इस चीज को ड्रॉ करना। तो इससे पहले वाले टुकड़े को अगर आप पकड़ोगे तो आप बोलोगे सर यही वो टुकड़ा है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। आपने बोला बी पे आगे की ओर लग रहा है टेंशन, तो अगर मैं बोलूँ टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, टेंशन क्या हो जाएगा सर, एक बात बताओ, क्या अगर आप इस फोर्स अगर इस रॉड पे आप आगे की ओर लगाओगे, तो इस रॉड का एक्सलरेशन आ गया, इसका मतलब इसका हर पार्ट आगे की ओर सेम एक्सलरेशन के साथ मूव करेगा। मैंने कहा हाँ। तो फोर्स क्या होता है सर, मास, ये आधे वाले ए बी रॉड का मास, तो मास ऑफ ए बी रॉड इनटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन सर एफ अपॉन में एम आ गया। सर दिक्कत में आ गया मैंने कहा क्या सर, ये ए बी रॉड का मास तो पता ही नहीं है। मैंने कहा हाँ यार, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं, बट वेयर इज माई डस्टर? अबे डस्टर कहाँ गया, वेयर इज डस्टर? हाँ ये रहा। तो भाई देख गौर से, इसको आप सिंपल निकालो ना यार, कैसे? देखो, हमें इतना पता है कि एल लेंथ की रस्सी का मास है एम। ठीक है, एल लेंथ की रस्सी का मास है एम। अबे ये तो देख के ही पता लग रहा है, ये भी करने की क्या जरूरत है? तुम ऐसे देखो ना यार, पूरी रस्सी का मास एम है तो पूरी आधी रस्सी का मास कितना होगा? अगर ये लेंथ 10 kg की है तो आधा 5 kg का होगा, तो मतलब पूरे की मास अगर एम है तो आधे का मास m/2 होगा। तो आप बोलो ना डायरेक्ट, टेंशन बराबर हो जाएगा सर मास m/2 इंटू एक्सलरेशन एफ अपॉन में एम। एम से एम गया तो एफ अपॉन में 2 आ गया हमारे पास टेंशन। इस प्रकार से ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। बोले सर ये तो चलो ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये मैं कैसे, आपको कैसे पता कि अगर मिड पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो हमें इतना ही मास पकड़ना है? हम ये भी तो पकड़ सकते हैं। मैंने कहा इसके लिए मैं आपको एक 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 इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बात? याद रखना, जब भी जीवन में, जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको रॉड के किसी एक पॉइंट पर टेंशन निकालनी हो, तो आप उससे पहले वाला टुकड़ा पकड़ लो। मतलब अगर मैं बोलूं, ठीक है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ चलो हिंदी में। ठीक है, इस चीज को मैं साफ भाषा में लिख लेता हूँ कि इफ
मिड पॉइंट पे टेंशन पूछे तो उससे पहले वाली बॉडी को पकड़ के उसकी एफबीडी बना लो। तो मुझे क्या बोला, मुझे बोला मिड पॉइंट पे टेंशन बताओ, तो मैंने इससे पहले वाला टुकड़ा पकड़ लिया। नहीं सर, पहले वाला तो ये होता है घोंचू, पहले वाला मतलब इससे पीछे वाला। हाँ, तो इसको पकड़ के जब आप इसकी एफबीडी बनाओगे तो आप बोलोगे आगे की ओर लग रहा है टेंशन, आगे की ओर एक्सलरेशन, तो टेंशन बराबर मास इनटू एक्सलरेशन। मास, अब पूरे का मास m है तो आगे का मास m/2 होगा, और एक्सलरेशन क्या हो गया, फोर्स अपॉन m, एफ अपॉन m, तो ओवरऑल टेंशन क्या आ गया, एफ अपॉन 2। ये तो इसका पहला पार्ट है, मजेदार पार्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या, जैसे लेट सपोज मैं आपसे बोल दूं कि सर हमें सिर्फ इतने मास को, इतने मास पे टेंशन कितनी लग रही है वो बताओ, अगर ये वाली लेंथ x है तो ओके, मतलब ये पूरे में सिर्फ इतने मास पे बताओ टेंशन कितना लग रहा होगा अगर ये लेंथ x है तो। मतलब अगर मैं इस पूरे को देखूं तो मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूं कि सर ये हमारे पास रॉड है, ये पॉइंट हो गया ए, और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। देखो ये ए, मिड पॉइंट बी, ये सी, तो इस पॉइंट को बोल दिया डी। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये वाली लेंथ एक्स है, मैंने कहा हाँ, तो मुझे आप बताओ टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, टेंशन को एक्स के फंक्शन के तौर पे बताओ, मतलब टेंशन एक्स पे डिपेंड कर रहा है ये शो करके दिखाओ। मैंने कहा यार ये कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब बस सवाल, ये डराने वाली लैंग्वेज होती है, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बताओ, देख के मैं डर गया, बट ऐसा है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, इग्नोर मार। तो सिंपल चल, तू बोलेगा कि सर आप एक काम करो, इसकी एफबीडी बनाओ, ये ए पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, इस पे आगे की ओर लग रहा होगा टेंशन, ये वाली लेंथ हो गई सर एक्स। मैंने कहा हाँ। अब सर समझना, देखो आपने सिखाया था ना कि जिस पॉइंट पे आपसे बोला है इस एक्स लेंथ पे टेंशन बताओ, ठीक है, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है टेंशन, ये शो करो। मतलब बेसिकली जो एक्स लेंथ आपको दे रखी है इतने लेंथ पे टेंशन बताओ, ठीक है, एक्स लेंथ पे कितना टेंशन होगा। तो यहां से जब मैं एक्स लेंथ दूर गया तो मुझे डी पॉइंट मिला, मतलब वो डी पॉइंट पे टेंशन पूछ रहा है। मतलब वो ऐसे भी बोल सकते हैं टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बताओ, या इस एक्स लेंथ को वो कुछ नाम दे देगा, लेट सपोज ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया डी, ये पूरी लेंथ एक्स है, तो बोलेगा टेंशन बताओ डी पे, मतलब बात सेम ही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर देखो जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना था उससे पीछे वाले को पकड़ लो, ये पकड़ लिया, इसकी एफबीडी बनाते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, देखो फोर्स हो जाएगा मास, मास, ठीक है, इस एक्स लेंथ का मास, मास ऑफ एक्स, इनटू में एक्सलरेशन, एक्सलरेशन तो सर फोर्स अपॉन में एम ही रहेगा। सर यहां फंस गए हम, ये कैसे निकालें सर, ये एक्स लेंथ का मास कैसे आएगा। मैंने कहा यही तो खूबसूरती है इस सवाल की, यही तो खूबसूरती। आप एक बार सोचो, आप खुद ट्राई करके देखो, ठीक है, करो एक बार, चलो देखो क्या बोलोगे कि सर एल लेंथ की रस्सी का मास एम है, ये सर रॉड जो है ना, या स्ट्रिंग जो भी बोलो, ये एल लेंथ की है, ठीक है, तो एल लेंथ की रस्सी का मास एम है। अगर एल लेंथ की रस्सी का मास एम है तो ये लेंथ कितनी है सर, ये तो एक्स है, तो एक्स लेंथ की रस्सी का मास कितना हो जाएगा, एम एक्स अपॉन में एल। ये होता है सिंपल यूनिटरी मेथड। नहीं सर हमें तो ये भी नहीं आता। मैंने कहा देख, एल लेंथ की रस्सी का मास एम है, तो मैंने बोला एक्स लेंथ की रस्सी का मास कितना होगा, तो आप करो करो क्या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को एम से करा तो एम एक्स आ गया, और फिर जो भी चीज यहाँ पे आई उसको इस एल से डिवाइड कर दो, खत्म सवाल। ठीक है, उसको इस एल से डिवाइड कर दो, तो यानी कि एम एक्स बाई एल आ गया। एक्स लेंथ की रस्सी का मास एम एक्स बाई एल है, तो यहाँ पे ये इसकी जगह पुट कर दो ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो इसको भी मैं यहां से रहा हूं मिटा, और डायरेक्ट पुट कर देता हूं एम एक्स अपॉन में एल, एम से एम गया तो टेंशन कितना आ गया, टेंशन आ गया एफ एक्स अपॉन में एल, एफ एक्स अपॉन में एल। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं, हाँ समझ में आ गया। एक बार ना इतने को नोट कर लो यार। तो मतलब मेरे भाई मैंने आपको एक चीज सिखा दी, मैंने कहा क्या कि सर अगर हमारे पास एक बड़ी सी रॉड है, इस रॉड पे फोर्स लग रहा है एफ, अगर इस रॉड का मास एम है, लेंथ एल है, और ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, तो आपने मुझे एक चीज सिखाई, पहला सवाल सॉल्व किया तो एक्सलरेशन आ गया फोर्स अपॉन में एम। क्यों, इस रॉड पे एक्सलरेशन फोर्स अपॉन में एम, क्यों, आगे लग रहा है फोर्स एफ, पीछे लग रहा है जीरो, तो एफ माइनस जीरो बटे टोटल मास इसका एम है और टोटल लेंथ एल है। मैंने कहा हाँ। और अगर ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया मिड पॉइंट दैट इज बी, ये पॉइंट हो गया सी, अगर मैं इतने पॉइंट को पकड़ लूं और बोल दूं ये वाली लेंथ एक्स है, और मैं बोल दूं
ये टेंशन बताओ एक्स पे, टेंशन एट एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस कि एक्स डिस्टेंस पे टेंशन कितनी आएगी। तो आपने बोला कि सर आपको जितने पार्ट पे जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उससे पीछे वाले की बेसिकली एफबीडी बना लो। तो आप इतने टुकड़े को पकड़ लो। आपने क्या बोला, सर हमने इतने टुकड़े को पकड़ लिया, ये वाले टुकड़े को, तो आगे लग गया सर टेंशन, ये वाली लेंथ है एक्स, ठीक है, तो टेंशन हो गया सर आगे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। इतने पॉइंट का मास कितना है सर समझो। अब एल लेंथ की रस्सी का मास अगर एम है तो एक्स लेंथ की रस्सी का मास, क्योंकि लेंथ एक्स है ना, तो वो हो जाएगा एम एक्स अपॉन में एल। तो यहाँ पे आ गया एम एक्स अपॉन में एल इंटू में एक्सप्लोरेशन सर एफ अपॉन में एम, तो एम से एम कैंसिल, तो टेंशन आ गया इस सवाल में एफ एक्स अपॉन में एल। ये मैंने आपको समझा दिया, तो अब मुझे नहीं लग रहा इसमें आपको आपका टाइम वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक खूबसूरत सी बात बतानी थी, एक सुंदर बात बतानी थी कि सर टेंशन आ गया एफ एक्स अपॉन में एल। ये तो चलो मुझे बहुत प्यार से समझ में आ रहा है, लेकिन अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। क्या कि सर ये तो मुझे एक चीज दिख रही है, क्या यहाँ पे नोट कर रहा हूँ सर, टेंशन टेंशन जो है ना सर, टेंशन है एफ एक्स अपॉन में एल। मैंने कहा हाँ, तो सर ये तो समझ में आ रहा है वाई बराबर में एम एक्स प्लस सी वाला। सर प्लस में जीरो कर दो, तो ये देखो ये मैच कर रहा है। तो सर सी तो जीरो है, इंटरसेप्ट तो जीरो है, तो भूल जाओ। तो वाई बराबर एम एक्स वाली लाइन दिख रही है। सर वाई बराबर एम एक्स वाली लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है। ओके, लेकिन सर वाई में क्या है टेंशन, तो वाई एक्सिस में इनपुट कर दो टेंशन। एक्स में क्या है, एक्स में तो एक्स है, तो टेंशन वर्सेस एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा आ जाएगा। कोई बोलिए इस ग्राफ का स्लोप बताओ, तो सर इस सवाल में मुझे पता है y बराबर एम एक्स में m तो स्लोप होता है ना, तो m की वैल्यू क्या है f अपॉन में l, कंपैरिजन कर लो यार। तो m यानी कि स्लोप बराबर में f अपॉन में l, और आपको पता होना चाहिए कि स्लोप यानी कि m ये बराबर होता है tan थीटा के, तो tan थीटा बराबर में f अपॉन में l आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बोले थीटा बताओ, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स f अपॉन में l। ये चीज आप नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो मेरे भाई उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा लाइक वाइक कर देना, बता देना कैसा लगा। बहुत प्यार से बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, कोई कंजूसी नहीं कर रहा, पर्याप्त सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर, और ऐसे ही आगे लेक्चर्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। उम्मीद है आपको बढ़िया भी लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।